नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार मैं भी कह चुका हूँ, आपने सुना ही होगा कि जब जब इस देश में राजनीतिक रूप में जब भी कोई नई क्रांति आती है, आज़ादी से पहले से लेकर महात्मा गांधी के वक्त से लेकर अब तक, तो उस क्रांति की जननी जिस जो धरती हुई है, उस धरती का नाम है बिहार। बिहार से ऐसे ऐसे आंदोलन उठे हैं जहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं। जेपी मूवमेंट ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दी जाती है। इस तरह के कई मूवमेंट वहाँ से शुरू हुए हैं और देश को कई बड़े बड़े नेता मिले हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवाद एक पूरी तरह से पूरी जो ब्रीड है वहीं से निकली। उसी धरती से अब एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति करने की कोशिश कर रही है वो पार्टी जिसने आज़ादी से पहले उसी बिहार की धरती से एक क्रांति की थी, जिसने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ दिया था। इस बार शासन अंग्रेजों का नहीं है, इस बार शासन उस ताकत का है जिस ताकत ने अपने हिसाब से संविधान या फिर इस देश की संस्थाएं हैं या लोकतंत्र है, उसको अपने हिसाब से मरोड़ने की कोशिश की है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये कांग्रेस का आरोप है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 11 सालों में लगातार ये कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। अब उसमें अभी तक कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस ताकत के खिलाफ एक क्रांति की जाए और इस ताकत को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। यानी वो इस देश को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और इसीलिए इस बार कांग्रेस ने भी बिहार को चुना है। ये क्रांति की जो उम्मीद कांग्रेस में जगी है वो इस चीज को लेकर जगी है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से लोगों ने राहुल गांधी की बात पे भरोसा किया, जिस तरह से लोगों ने राहुल गांधी की बात को माना कि ये दरअसल लोकतंत्र और संविधान को बदलने की कवायद इस देश में की जा रही है, जब 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, उसी विश्वास को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाते हुए वो सब मुद्दे उठाए जो उन्हें लगता है कि देश हित के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे ताजा जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जिसने इस मौजूदा सरकार को सबसे ज्यादा हिलाया है। इस एक मुद्दे ने, जिस मुद्दे का नाम है वोट चोरी, इस वोट चोरी के मुद्दे ने मोदी और उनकी सरकार को जितना कमजोर दिखाया है, उतना कमजोर मोदी जी कभी पहले नजर नहीं आए। इस वोट चोरी के मुद्दे ने सही में कांग्रेस को भी पूरा हिला दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी की वजह से हिला, जाहिर सी बात है, जब से राहुल गांधी एलओपी बने तब से जो लगातार जिस तरह से वो संसद में और संसद के बाहर हर जगह पे लगातार अटैक कर रहे हैं सरकार पे, वो शुरुआत थी नो डाउट। लेकिन तब भी बहुत से कांग्रेसी ऐसे थे जो थोड़े से झिझक रहे थे। लेकिन ये वोट चोरी के मुद्दे ने कांग्रेस में नई जान फूंकी है और कांग्रेस में जो नेगेटिव सोच वाले बैठे थे उन्हें या तो पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर दिया है या उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन होने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह से कांग्रेस भी एक तरह से पूरी हिल चुकी है। अब इस हिली हुई कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मौका बहुत अच्छा है, सामने उन्हें लग रहा है कि खिड़की खुल गई है। अब उस खिड़की के अंदर किसी भी तरह से घुसना है और खिड़की के अंदर घुस के जो अंदर बीजेपी का माया जाल है, उस माया जाल को तोड़ना है। अब एक खिड़की दिख रही है, अंदर घुसने की तैयारी इतनी आसानी से तो बीजेपी घुसने नहीं देगी, इसके लिए प्रॉपर प्लान, प्रॉपर तैयारी चाहिए। तो उसकी शुरुआत कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार से बेहतर क्या जगह हमें मिल सकती है। इसलिए राहुल गांधी ने बाकायदा वहां पर वोटर अधिकार यात्रा की, वोट चोरी का मुद्दा बिहार की धरती से उठाया। दो कारण उसके थे, एक तो बिहार में चुनाव है, दूसरा बिहार मैंने कहा जैसे क्रांति की धरती है। बिहार के चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि मैं मान सकता हूं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास टेक के लिए कुछ था नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने सोचा कि अगर ऐसी जगह से बीजेपी की जड़ों को हिलाना शुरू किया जाए जहां बीजेपी सबसे कम सोच सकती है। बीजेपी उम्मीद कर सकती थी कि राजस्थान में कुछ कांग्रेस करेगी,
मध्य प्रदेश का सोच सकती थी, महाराष्ट्र का सोच सकती थी, गुजरात का सोच सकती थी, पंजाब हिमाचल का सोच सकती थी, लेकिन बिहार में कांग्रेस कुछ ऐसा करेगी ये बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस का ध्यान उस तरफ किया और बिहार को अपना रण क्षेत्र बनाया और मुद्दा उठाया वोट चोरी का। उसके बाद वोट अधिकार यात्रा में जो रिस्पांस मिला, उस रिस्पांस ने न सिर्फ कांग्रेस की बाँछें खिला दी बल्कि राहुल गांधी की भी सही में बाँछें खिला दी। राहुल गांधी को भी उम्मीद नहीं थी कि बिहार में ऐसा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो चौथे पांचवें नंबर की पार्टी है कांग्रेस वहाँ पर, लेकिन रिस्पांस मिला। अब उस रिस्पांस को कैश ऑन करने के लिए कांग्रेस एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। वो ऐतिहासिक कदम है कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार 24 तारीख को पटना में सीडब्ल्यूसी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही। इस बैठक में न सिर्फ शीर्ष नेतृत्व आएगा या सीडब्ल्यूसी के मेंबर आएंगे, बल्कि देश भर से मुख्यमंत्री, एलओपीज, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी, ये सब आएंगे। बिहार में सदाकत आश्रम जो दफ्तर का नाम है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तकरीबन 8-9 महीने पहले, 10 महीने तक आप में से जो बिहार से देखते हैं वो मुझे मैसेज करते थे अपने अपने इलाके से कि सर यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगा रहता है, सर यहाँ कांग्रेस के दफ्तर के लॉन में घास उगाई है, झाड़ियाँ उगाई है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई दफ्तर में नहीं जाता, सदाकत आश्रम खाली रहता है, शांत रहता है, कोई उधर फटकता नहीं है। उसी पटना में, उसी बिहार की धरती पर कांग्रेस इतना बड़ा आयोजन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे उम्मीद है कि जहां वो ताले बंद हुआ करते थे वो शायद ताले खुल गए होंगे। अब आप में से वो लोग मुझे मैसेज करके बताइए, क्या आपके इलाके में कांग्रेस के दफ्तरों के ताले खुले या नहीं खुले। अगर नहीं खुले हैं तो बताइए, वो भी एक फिर कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई आप ऊपर ऊपर तो सजा रहे हो, पैकिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो, अंदर तो माल अभी भी सड़ा हुआ है। ये बताना भी ज़रूरी है, ये उजागर करना भी ज़रूरी है। और अगर आपके दफ्तर के यहाँ ताले खुल गए हैं तो फिर वो भी बताइएगा। अब उस दफ्तर के ताले खुलने का मतलब ये है कि बेशक कांग्रेस बिहार में 55 सीट पर चुनाव लड़े, मैं नहीं चाहता 70 सीट पे लड़े, फिर वो एक जो महागठबंधन में फ्रैक्शन डलने वाली बात हो जाएगी। बहुत से नेता कहेंगे 70 लड़ो, 80 लड़ो। कांग्रेस में ज़रा जोश बड़ी जल्दी आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी आता है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को 50 से 55 सीट पर लड़नी चाहिए, और उस 50 से 55 सीट में से अगर 35 सीट कांग्रेस जीतती है, क्योंकि कांग्रेस खुद कह रही है 27 सीट तो हमारी श्योर है जीत रहे हैं, तो थोड़ा और जोर लगा के 35-37 सीट जीत जाती है 50 सीट में से, तो इससे बेहतर परिणाम बिहार में कांग्रेस के लिए हो नहीं सकता। और ये सिर्फ ना कांग्रेस के लिए बेहतर रहेगा, पूरे महागठबंधन के लिए बेहतर रहेगा अगर कांग्रेस ऐसे नतीजे लेके आती है। एक चीज़ याद रखिएगा फिलहाल अभी क्यों कि बिहार में जितनी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी ही बीजेपी कमज़ोर होगी, क्योंकि वहाँ आरजेडी जेडीयू मजबूत थे। नो डाउट ये दोनों पार्टियां उगी कांग्रेस के वोट पे, लेकिन हाल फिलहाल में कांग्रेस के वोट का नुकसान अगर किसी को हुआ है, कांग्रेस का वोट जिसने खाया है वो बीजेपी है, वो ताज़ा शिफ्ट हुआ हुआ वोट है। इसलिए कांग्रेस की मजबूती बीजेपी की कमज़ोरी होगी, ये भी बात तय है। ये अलग बात है कि इसको लेकर भी बहुत से लोग ये आशंकित है कि भाई ये रीजनल पार्टीज जो आरजेडी हो गई या ममता हो गई, या ये क्या कांग्रेस को उगने देंगे, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होगी तो ये कमज़ोर होंगे। ये बात भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की डेट में सबको एक ही चीज़ लग रहा है कि राहुल गांधी के पीछे खड़े होने में ही फ़ायदा है। इस देश में पूरे विपक्ष ने, मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा, पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। इसमें अब कोई शक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो फैक्ट सामने रख रहे हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरी तरफ जो एक दबी दबी सी कांग्रेस दिखती थी, वो दबी कांग्रेस अब खुल के सामने आने लगी, क्योंकि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर इस देश में नाराजगी है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं
कि खून और जो लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकते, वो कैसे भूल जाते हैं। और क्रिकेट मैच कैसे पाकिस्तान के साथ भारत की टीम खेलती है, उसी मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी ये हरकतें करते हैं, तो ये भी सोशल मीडिया पर पानी की तरह बहने लगता है। दूसरी तरफ कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मैसूरी दशहरा फेस्टिवल करती है, तो वहाँ चीफ गेस्ट किसको बुलाती है? बुकर प्राइज विनर जो है क्या नाम, भानु मुश्ताक, उनको बुलाकर उद्घाटन कराती है। ये दृश्य अपने आप में उन लोगों के दिल पर सांप लौटने के लिए बहुत है जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्रभक्त कहते हैं। क्योंकि भानु मुश्ताक को क्यों बुलाया गया, इसके खिलाफ अदालत तक लोग चले गए, क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसकी परवाह नहीं मानी सरकार ने, क्योंकि कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया और मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद रहे। तो ये संदेश साफ है कि वो वक्त अब जा रहा है जब हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से इस देश में चीजें हो रही थी। अब वो पुराना हिंदुस्तान लौट रहा है जहां हिंदू मुसलमान से ऊपर दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे मुद्दे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने पहाड़ बन के खड़े होते हैं। तो ये जब मुद्दे सामने आने लग जाएं तो क्रांति के लिए इससे माकूल समय और कोई नहीं होता। मुझे ऐसा लगता था कि 2019 में जिस तरह से मोदी जी ने चुनाव जीता, जिस तरह से वहाँ पुलवामा, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक भावना मोदी जी ने इस देश के लोगों के अंदर पैदा की और जिसके बदौलत बीजेपी 303 पहुंच गई, वो अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जी बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जब मोदी जी को लगेगा कि कोई चारा उनके पास नहीं बचा है। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बहाने या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो कार्ड मोदी जी ने अपने पहले ही साल में चल दिया और वो कार्ड उल्टा पड़ गया। वो चाहे घर घर सिंदूर बांटने का मामला हो, चाहे मोदी जी का ये कहना कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक, फिर दूसरे देशों का भारत से दूर होना, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि मोदी जी दरअसल जिस दिन से 240 पे आए हैं उसी दिन से कमज़ोर विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा सा एक बाउंसर मारते हैं, मोदी जी की सरकार पूरी हिल जाती है। अब ये वोट चोरी के मुद्दे ने ऐसा लग रहा है कि इस वक्त न सिर्फ मोदी सरकार को हिला के रख दिया, न सिर्फ बीजेपी संघ की जड़ों को हिला के रख दिया, बल्कि दो चीज़ों को और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिलाया है। एक है एनडीए की ताकत को इस वोट चोरी के मुद्दे ने कमज़ोर किया है। बहुत जल्द आशंका मुझे ये है कि एनडीए में दरार पड़ने वाली है इस मुद्दे को लेकर। एनडीए बहुत जल्द आपको टूटता नजर आएगा। दूसरा झटका जो इस मुद्दे ने दिया है वो है जड़ पड़ी हुई कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी पिछले 6-7 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस जो एकदम से जम चुकी है उसको हिलाएं, उस पेड़ को थोड़ा सा जिंदा करें, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने इतना बड़ी कोशिश की कि किसी और नेता ने अगर वो कोशिश की होती या कोई और पार्टी होती जो थोड़ी या पहले वाली कांग्रेस होती, तो शायद 2024 के चुनाव में ही कांग्रेस सत्ता में पहुंच चुकी होती। लेकिन कांग्रेस इतनी जड़ हो चुकी थी, कांग्रेस इतनी जाम हो चुकी है कि उसको राहुल गांधी हिला तो पाए, लेकिन इतना नहीं हिला पाए कि 100 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाते अपने को। नमस्कार।